हेलो गाइस। तो आज का हमारा शेड्यूल है लंजेज। ओके, लंजेज क्यों करना चाहिए, कभी करना चाहिए और कौन से वर्कआउट प्रोग्राम में लंजेज को ऐड करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास 5 किलो का डंबल है। जब भी हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। स्क्वाट करेंगे, फिर उसके बाद लंजेज या फिर उसका अल्टरनेटिव स्टेप अप करते हैं, फिर उसके बाद में लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, फिर सीटेड गाफ, स्टैंडिंग गाफ और फिर उसके बाद में लास्ट में लेग कर्ल। ओके, ये अपना नॉर्मल शेड्यूल रहता है। तो लंजेज में भी लेग्स के मसल्स जो है, जितने भी क्वाड्रिसेप ग्रुप हो गया, फिर आपका ग्लूट्स हो गया, फिर हैमस्ट्रिंग असिस्ट करता है, ये तीनों मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। लेकिन लंजेज क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है? जब आप स्क्वाट कर रहे हैं उसमें भी सेम मसल्स काम कर रहा है, तो फिर आपको लंजेज या स्टेप अप करने की क्या ज़रूरत है? और लंजेज और स्टेप अप दोनों में से कौन सा करना चाहिए या दोनों चूज करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम स्क्वाट करते हैं जब भी, ओके, स्क्वाट का जो नॉर्मल पोजीशन होता है ऐसा वाला, जैसे आप ये वाला मूवमेंट करें तो स्क्वाट में आपका क्वाड्रिसेप, ये वाला अपर थाई जिसको बोलते हैं, आगे वाला, इसके सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लस इसके साथ में आपका जो ग्लूटियल ग्रुप है, इसका मेन जो बड़ा मसल है ग्लूट्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये आपका मेनली इन्वॉल्व होता है। इसका काम है आपके टोर्सो को ऊपर उठाना, ऐसा हिप को एक्सटेंड करने का काम है। ओके, क्वाड्रिसेप का मेन काम है घुटने को खोलना। ओके, तो जब भी आप स्क्वाट करते हैं तो आपका अपर थाइस, क्वाड्रिसेप मसल्स और ग्लूट्स काम करता है। ओके, लेकिन जब भी आप लंजेज करते हैं तो लंजेज का मेन फंक्शनिंग जो है वो बॉडी को स्टेबिलिटी देना, बॉडी को अलाइन करता है, बैलेंस करता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं स्क्वाट कर रहा हूँ तो अभी मेरा बॉडी ऑलरेडी स्टेबल है। ओके, मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, बॉडी स्टेबल है। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और अचानक से एक पैर को उठाता हूँ मैं ऐसे, तो मेरा बॉडी इधर गिर जाएगा, लेकिन फिर भी गिरता नहीं। देखिए, जैसे मैं उठाता हूँ कैसा मेरा ब्रेन अलर्ट होता है और मैं बैलेंस करता हूँ। तो इस पोजीशन में जब भी आपका एक लेग, कोई भी एक लेग पार्शली या फुल टाइम हवा में रहेगा, तब भी जो बॉडी को स्टेबिलिटी मिलता है, उसमें आपका वो ग्लूटियल ग्रुप का जो 2 मसल और है एक्स्ट्रा, मीडियस और मिनिमस, वो वाला इंगेज हो जाता। तो जो ग्लूटियल ग्रुप है इसमें टोटल 3 मसल हैं, उसमें से एक बड़ा मसल का काम है हिप को एक्सटेंड करना, लेकिन बाकी 2 छोटे मसल्स है ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, उनका काम है बॉडी को स्टेबिलिटी देना। तो जैसे मैं एक पैर उठाऊंगा, बॉडी गिरे नहीं, इसके लिए इसकी जो पैर मैं उठा रहा हूँ उसके ऑपोजिट साइड का जो मसल है वो मेरे हिप को होल्ड करके रखेगा ताकि मैं इधर गिरूँ नहीं। ओके, तो जितना भी आप वर्कआउट करते हैं लेग्स का, उसमें लंजेज और स्टेप अप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्क्वाट का वर्कआउट करें, चाहे फ्रंट स्क्वाट हो गया, बैक स्क्वाट हो गया, ओवरहेड स्क्वाट हो गया, इसमें आपके स्टेबिलाइजिंग मसल्स को इतना चैलेंज नहीं मिलता है। इसलिए आपको लंजेज या स्टेप अप ऐड करना जरूरी है। ये मैंडेटरी वर्कआउट होता है जब भी आप लोअर बॉडी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब भी आप लंजेज करते हैं तो लंजेज का फॉर्म कैसा रहेगा, ये देखिए, जैसे मैं आपको ऐसे इस तरह से दिखाता हूँ। ओके, ये हिप विथ स्टांस। ओके, अब मैं जैसे पैर को आगे स्टेबल करता हूँ ऐसा वाला, तो ये जो आपका स्टांस है, ये वॉकिंग स्टेप से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा स्टेप नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, मैं ऐसे स्क्वाट करूँ या मैं ऐसे स्क्वाट करूँ, जब मेरे दोनों पैर मूवमेंट के ड्यूरेशन में दोनों पैर अगर ज़मीन पे टिके हुए हैं तो मेरे जो स्टेबिलाइजिंग मसल्स हैं ये वाले, ये कभी भी एक्टिवेट नहीं होएगा, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इनको ट्रेन करने के लिए, इनके ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पैर को हवा में रखना पड़ेगा, चाहे वो टेम्परेरी चाहे वो फुल मूवमेंट की ड्यूरेशन। तो जब भी आप लंजेज करते हैं, देखो यहाँ से मैं पैर को यहाँ रखने के लिए जा रहा हूँ, तो इस ड्यूरेशन में मेरा बॉडी स्टेबल नहीं है, तो मेरा ये मसल इंगेज हो गया। ओके, फिर मैं जब यहाँ से टिकाया, अब मेरा जो स्टेबिलाइजिंग मसल्स हैं वो रिलीज हो गया वापस से। ओके, अब मैं वापस पीछे आऊँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से इंगेज हो गया। तो ये पार्शियली लंजेज में इंगेज होता है। स्टेप अप में और लंजेज में यही डिफरेंस है। जब आप लंजेस करते हैं तो ये एक तरह से
प्राइमरी स्टेज है स्टेप अप का, स्टेप अप एडवांस लेवल का है। तो अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है ग्लूटियल ग्रुप का, और अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं तो आप लंजेज को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लंजेज इनिशियल स्टेप है, उसके बाद में फिर आप स्टेप अप से स्टार्ट करेंगे। जैसा आप डेडलिफ्ट करते हैं तो डेडलिफ्ट में कैसा होता है, थोड़ा इंटेंस वर्कआउट है, इसके लिए प्रॉपर फॉर्म टेक्निक चाहिए। लेकिन डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस से पहले लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या तो फ्लोर पे लेट के बैक का हल्का सा पार्शियल मूवमेंट करते हैं स्पाइडरमैन वाला, उससे बैक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या फिर बैक एक्सटेंशन करते हैं, ये वाला जो मशीन आता है उस पर भी कर सकते हैं या लेट के भी कर सकते हैं। ओके, तो बैक एक्सटेंशन करके जब अच्छा प्रैक्टिस हो जाता तब भी हम लोग डेड लिफ्ट पे शिफ्ट होते हैं और डेड लिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर फॉर्म टेक्निक चाहिए। तो सेम ऐसा इसमें भी होता है, जब आप लंजेज करें तो लंजेज प्राइमरी स्टेज है स्टेप अप का। ओके, तो हम स्टेप अप पे भी बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि स्टेप अप कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम लंजेज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्म कैसा रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है वो देखते हैं। ओके, तो ये मेरा स्टांस है, हिप विड्थ स्टांस रखना है। ओके, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नेरो नहीं करना है। ओके, इतना सा स्टांस रहेगा। ओके, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ तो आपके अच्छे से समझेंगे। ये जो आप स्टेप ले रहे हैं ये वॉकिंग स्टेप से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना, नहीं तो आपका जो वजन है पूरा बॉडी का वो शिफ्ट हो जाएगा, दोनों पैर पे डिवाइड हो जाएगा, आधा इस पे आधा इस पे। अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि आपकी जो लंजेज वाली जो वर्किंग लेग है इसके ऊपर सारा बॉडी वेट आना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा स्टेप अप ये लंजेस कर रहे हैं, ये जैसे स्टेप लिया पूरा बॉडी एक साथ मूव होके सारा वजन आगे वाली डोमिनेंट पैर पे आ जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपने स्टेप लिया ये वाला, अभी यहाँ पे जो बैठेंगे ना तो पहले यहाँ जाके ऐसा बैठना और वापस ऐसा खड़ा होके वापस नहीं आना है, क्योंकि ये मूवमेंट जो है ना, अभी देखो यहाँ से आप जब उठे हैं तो अभी आपका स्क्वाट जैसा ही सेम एक्सरसाइज हो गया, क्योंकि दोनों पैर स्टेबल हैं। ओके, और जब यहाँ से उठ गए तो अभी बॉडी का जो मेन एफर्ट था वो तो खत्म। अब मैं यहाँ से अगर मूव कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा। ओके, इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ स्क्वाट कर लिया और मैं पीछे आ गया, तो ये लंजेज हुआ नहीं प्रॉपर, क्योंकि जो हमारा टारगेट था लंजेज हम जिस पर्पज से कर रहे हैं वो पर्पज पूरा हुआ नहीं। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट पैर पे ऐसा बैठना है और वापस डायरेक्ट पीछे आना है। ओके, ऐसे बैठना है और डायरेक्ट पीछे आना। जब भी आप पीछे आएंगे तो हिल से पुश करना पीछे की तरफ, आगे वाले पैर से नहीं, क्योंकि ये जो फोर फुट है ये इसका काम है सिर्फ अलाइनमेंट करना, बॉडी का बैलेंस करना, लेकिन जो फोर्स जनरेट होता है वो हमेशा आपके हिल से होता है। ओके, तो ये आपका ये पोजीशन से अगर आपको पीछे आना है तो आपको क्या करना, ऐसा पीछे आना, मतलब इस एंगल पे आपका ऐसा टेंजेंट मूवमेंट होगा। कभी भी ऐसा यहाँ से खड़े होके फिर पीछे नहीं आएंगे, गलत है। ओके, तो ऐसे जाके बैठना वापस उठ के ऐसा आना, ये गलत फॉर्म है। ओके, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट आगे वाले पैर पे बॉडी को शिफ्ट करना है इस एंगल पे और वापस डायरेक्ट पीछे आना है। ओके, मैं 5 रिपीटेशन करके दिखाता हूँ। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ पे ब्रीदिंग स्विच करना है। तो पहले इनहेल करेंगे, ओके। इसमें आपको नेक को न्यूट्रल रखना है। जब आप आगे जाएंगे तो ऐसा खींच के नहीं रखना, ऊपर नहीं देखना, नेक को न्यूट्रल रखना ताकि आपका ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपरली हो, इजी ब्रीदिंग हो। अगर आपका नेक एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा तो आपका जो टंग है वो विंड पाइप को पीछे की तरफ पुश करता है और ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होता है। ओके, तो अब जब आप आगे पैर को शिफ्ट कर रहे हैं तो वॉकिंग स्टेप से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेंगे ताकि आप सारा वेट जो है ना बॉडी का आगे वाले पैर पे शिफ्ट कर सके। इतना ज़्यादा रहेगा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे आप बैठेंगे वेट डिवाइड हो गया दोनों पैरों के बीच में। लेकिन अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो अभी देखो मेरा सारा वजन आगे वाले पैर, मैं पीछे वाले पैर को फ्री कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूँगा फ्री नहीं कर सकता। ओके, तो इतना सा स्टेप आपको लेना है इसके अंदर। देखिए जैसे आपने स्टेप लिया,
ओके। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप आगे वाले पैर पर बैठ रहे हैं तो घुटने को जितना पॉसिबल है आगे की तरफ पुश करना है। ऐसा आपके घुटने से आगे जाना चाहिए, लेकिन हील नहीं उठना चाहिए। अगर आपका हील उठ गया तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हील से तो फोर्स लगता है। तो जो आपकी बॉटम पोजीशन है उसके अंदर हिप को टिका के फिर जितना इसको पुश कर सकते हैं करिए, ताकि आपका सारा बॉडी वेट आगे वाले पैर पे शिफ्ट हो जाए। जब आपका एकदम बॉटम पोजीशन रहेगा उसमें आपका जो थाइज है आपके चेस्ट को हाफ में क्रॉस करेगा ऐसा, इसका मतलब ये प्रॉपर पोजीशन है। वापस किक मार के पीछे आना है। हो गया, एकदम ईजी है। वॉकिंग स्टेप से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप लेंगे, डायरेक्ट बैठ के घुटने को आगे की तरफ पुश करना है और वापस डायरेक्ट पीछे आना है ऐसा। ओके। एक और चीज़ है, दोनों पैर के बीच में जो गैप रखा आपने, ये आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है ऑल द वे। जब आप जाके वापस पीछे आएंगे तब तक आपको मेंटेन करना है। देखिए, अगर आपने ये, मैं आपको सामने दिखाता हूँ, अगर ये ऐसा कंडीशन है, इतना स्टांस लिया, अगर मैं आगे वाले पैर को ऐसे रखता हूँ तो अभी मेरा बॉडी स्टेबल नहीं है, इधर उधर हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने ये बेस ऑफ सपोर्ट कम कर दिया है। ओके, देखिए अब। लेकिन अगर मैं इस पैर को इसी लाइन में रखता हूँ, अभी मेरा बॉडी स्टेबल है। ओके, तो क्या करना है, जो स्टांस लिया आपने वो स्टांस मेंटेन करना है ऐसा। ओके, ऐसा, अंदर नहीं, अंदर डाले तो इधर उधर होएगा। तो स्टांस का ध्यान रखना है, कितना वाइड स्टांस लेना है, घुटने को आगे की तरफ पुश करना है, डायरेक्ट पीछे आना है, हील का सपोर्ट लेके पीछे आना है। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। बिना बॉडी वेट के कर रहे हैं तो हाथ को वेस्ट पे रख के ऐसा, ताकि बॉडी बैलेंस रहेगा। ओके ओके, तो ये अपना बेसिक बॉडी वेट के साथ लंजेज हो गया। स्टेप अप जो करते हैं वो इसका एडवांस लेग। उसमें क्या होता है, आपका एक लेग जो वर्किंग लेग है वो परमानेंट टिका हुआ रहेगा, और नॉन वर्किंग लेग जो फ्री वाला है ये पूरे रिपीटेशन के ड्यूरेशन में ये आपका हवा में रहेगा। ठीक है, जैसे आपने समझो स्टेप अप लिया, इसके ऊपर चढ़ के चेयर पे कुछ भी ऐसा लिया ऑब्जेक्ट हाइट वाला, तो बैठ के उठने तक आपका पूरा पैर पूरे रिपीटेशन के ड्यूरेशन एयर में है, हवा में है। तो इससे क्या होगा, बॉडी को पूरे सेट के ड्यूरेशन, पूरे रिपीटेशन के ड्यूरेशन चैलेंज मिल रहा। तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, और ऊपर से सारा बॉडी वेट एक ही पैर पर आ रहा है पूरे सेट के ड्यूरेशन में। तो इसलिए स्टेप अप और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन कभी करना है जब भी आपका लंजेज में अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, आपका स्टेबिलाइजिंग मसल्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तभी आपको स्टेप अप प्रैक्टिस करना है। ओके, दोनों में से एक चूज करना जब भी आप शेड्यूल कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा थके हैं स्क्वाट के बाद में, तो आप क्या कर सकते हैं, लंजेज ले सकते हैं। ज़्यादा एनर्जेटिक हैं तो आप स्टेप अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं, प्रॉपर आपका ग्रिपिंग है फॉर्म टेक्निक पर, तभी आप ट्राई कीजिए स्टेप अप। नहीं तो थोड़ा सा लंजेज का प्रैक्टिस करिए, 4-5 क्लास में, 10 क्लास में 2-3 महीना लगेगा। फिर उसके बाद में जब आपका स्टेबिलाइजिंग मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप स्टेप अप कर सकते हैं। ओके, तो ये अपना लंजेज और स्टेप अप का कंपैरिजन हो गया। स्क्वाट के अलावा क्या और बेनिफिट है इसका, ये हमने बताया आपको कि इसमें स्टेबिलाइजिंग मसल्स ज़्यादा काम करते हैं। एक और चीज़ है, जब भी आप समझो बॉडी वेट के साथ कर रहे हैं और इजी हो गया, 10-15 रेपिटेशन जा रहा है, तभी आपको वेट के साथ मूव करना है। इसमें क्या, डंबल के साथ भी कर सकते हैं, बारबेल के साथ भी कर सकते हैं। कौन सा बेटर है इस पर हम डिस्कस करने वाले भी। ओके, तो जैसे समझो अगर मैं डंबल ले रहा हूँ, डंबल में क्या होता है, वेट हाथ में होता है, तो मेरा लेग्स का जो मसल्स है वो मेरे आर्म्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा, पहला माइनस पॉइंट डंबल का ये है कि जब आप आगे जा रहे हैं तो ये इसका रिपीटेशन किया, फिर इसका रिपीटेशन किया, या अल्टरनेट जो भी किया, तो आपका फोर आर्म जो है, ये तो लाइट वेट है लेकिन हेवी वेट जब करते हैं तो आपका फोर आर्म आपके लेग से पहले ही तक जाएगा। तो क्या होगा, वेट में कॉम्प्रोमाइज होएगा। आपका लेग्स का मसल्स जो है वो इतना हेवी वेट लिफ्ट कर सकता है, लेकिन आपके आर्म्स में इतनी ताकत नहीं कि इतनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा बारबेल चूज करना है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हेवी वेट
रख के आप काफ़ी टाइम तक, जब तक आपके लेग्स के मसल्स थक नहीं जाते हैं, तब तक आप वो वेट इजीली होल्ड कर सकते हैं और बैलेंस भी रहता है। और जो यहाँ पे बाहर रख के वेट रखते हैं वो पूरा यूनिट में आ जाता है, मतलब अपना बॉडी वेट का एक पार्ट हो जाता है, पूरा एक मिक्स हो जाता है, टाइट बॉडी को रिजिडिटी देता है, टाइट कर देता है। ओके, तो और दूसरा क्या होता है, जब भी आप वेट के साथ डंबल्स के साथ लंजेस करते हो तो स्विमिंग, ऐसा स्विंगिंग मूवमेंट होता है। देखो जब आप आगे जा रहे हैं हाथ ऐसा स्विंग और आप पीछे आ रहे हैं ऐसा स्विंग, तो ये और बॉडी को डिस्टर्ब करता है, ये स्टेबिलिटी को और डिस्टर्ब करता है। तो वेट यहाँ था, फिर यहाँ मूव हुआ, फिर अभी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ से समझो पीछे नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन ये वेट को अगर मैं स्विंग करूँगा तो वेट मेरे को पीछे पुल करेगा। तो जो पेंडुलम वाला जो फोर्स है, इसकी वजह से एक तरह से चीटिंग भी होता है, फोर आर्म थकता है और ऊपर से यह स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए कभी भी आप लंजेस कर रहे हैं तो डंबल्स नहीं चूज करना, आपको हमेशा बारबेल प्रीफर करेंगे। ओके, बारबेल और लंजेज में से बारबेल आपका पहला चॉइस होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लंजेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो यूनिलेटरल मूवमेंट है, ओके, यूनिलेटरल मतलब एक टाइम पे एक साइड के लिम्स काम कर रहे हैं, या तो हाथ या तो पैर या दोनों एक साइड के एक साथ, तो क्या करना है आपको, अल्टरनेट कर रहे हैं ना, तो पहले एक लिम्ब का जितना भी रिपीटेशन आपने लिया एक सेट में वो कंप्लीट करके फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके, अगर आप इंटेंसिटी एडवांस इंटेंसिटी का कर रहे हैं, हेवी वेट के साथ कर रहे हैं, तो हमेशा एक साइड का रिपीटेशन सारा ख़त्म करके फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर दूसरा स्विच करेंगे। अल्टरनेट नहीं करना है, ओके, अनलेस कि आपका टारगेट फंक्शनल ट्रेनिंग है, फंक्शनल ट्रेनिंग में चलता है, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसको अल्टरनेट नहीं करेंगे। अल्टरनेट करने का क्या डिसएडवांटेज है कि समझो अगर मैंने 10 रिपीटेशन इसका किया, ओके, वन साइड से, फिर मैंने ब्रेक लिया, तो अभी क्या मेरा जो एलिवेटेड हार्ट रेट था, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ गया था, अभी वो मैं जब ब्रेक लेता हूँ तो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा। ओके, फिर मैं इसका 10 रिपीटेशन करूँगा तो क्या हुआ, इसका ये मसल्स जो है ना एकदम फ्रेश था, तभी मैंने 10 रिपीटेशन किया इसका, तो ये फ्रेश था। अभी मैं स्विच करता हूँ तो अभी मेरा हार्ट ने जो इसको 10 रिपीटेशन के लिए काम किया, तो मेरा हार्ट रेट जो बढ़ गया, मेरा हार्ट अभी थका हुआ है, तो थक के हुए हार्ट से फिर मैं दूसरा इमीडिएटली स्टार्ट करता हूँ, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ होएगा। जैसा परफॉर्मेंस मेरा ये लेकर आ वैसा इसका नहीं रहेगा। तो क्या करना है, थोड़ा ब्रेक देना है, हार्ट रेट को नॉर्मल होने देना है, फिर इसको स्टार्ट करना, ताकि अभी आपका हार्ट का जो परफॉर्मेंस है वो फ्रेश है, ये मसल फ्रेश है, तो जैसा परफॉर्मेंस इसका था वैसा इसका भी होएगा। इसलिए कभी भी अल्टरनेट आपको लंजीज नहीं करना है, पहले एक का 10 रिपीटेशन ख़त्म करना है, फिर दूसरा स्विच करना है, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, आपके ऊपर है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कैसा है, उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद ही दूसरा स्विच करना है। ओके, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों मसल्स जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन आपका हार्ट तो एक ही जो दोनों के लिए काम कर रहा है, तो हार्ट को रेस्ट मिलेगा तो इसका भी परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा। तो 2-3 चीज़ें क्या ध्यान में रखें, एक तो ब्रीदिंग पॉइंट फिक्स करना है, बारबेल प्रीफर करना है, जब भी आप आगे जाएंगे तो आपका फोकस सामने, घुटने को आगे की तरफ पुश करना है बिना हिल उठाए, और डायरेक्ट पीछे आना है, यहाँ बैठ के खड़े होके फिर पीछे नहीं आना है, एक तरह से चीटिंग। ओके, तो ये लंजेज में 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप अप और स्क्वाट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, और कुछ भी डाउट रहेगा तो हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। ओके, थैंक यू गाइस।